ओके सो जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने इस पे काम किया था। मैंने एरिमा मॉडलिंग समझाई थी और ऑटो रिग्रेशन और मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बार हमारे पास फेसबुक का डेटा सेट है, इस पे हम एंड टू एंड एनालिसिस अप्लाई करके एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो रोज को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक डेट का कॉलम है, सिंबल है, एडजस्टेड क्लोज प्राइस है, मतलब 25 ऑफ जून को 2012 किस प्राइस में मार्केट क्लोज हुई थी। उसके बाद मेरे पास क्लोज प्राइस है, हाईएस्ट मार्केट कहाँ तक गई थी, लोएस्ट कहाँ तक गई थी, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। फिर वॉल्यूम है कि कितने बल्क में ट्रेड्स हुई हैं। अब अगर मैं आपको यूनिक सिंबल्स दिखाऊं ना इस डेटा सेट में, तो 5 मेरे पास यूनिक सिंबल्स हैं: फेसबुक, ट्विटर, ईटीएसवाई, स्नैप, पेंस। ठीक है। तो सबसे टॉप पे जो स्टॉक की वैल्यूज है, मतलब सबसे ज्यादा जो सिंबल्स हैं वो इस डेटा सेट में फेसबुक के हैं। तो हम एनालिसिस के लिए फेसबुक को ही प्रेफर करेंगे। बट सबसे पहले मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि डेट के कॉलम को डेट टाइम फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, df डेट इज इक्वल्स टू पी डी डॉट टू डेट टाइम। डेट को मैं डालूंगा, एरर्स को मैं कोर्स कर दूंगा तो वो एरर्स को रिमूव कर देगा। उसके बाद मैं डेट के कॉलम से ही ईयर को एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम बना दूंगा ईयर का, कि ताकि सारे ईयर्स आ जाए मेरे पास। और इसी तरह से मंथ एक्सट्रैक्ट करके मैं मंथ बना दूंगा कि उस ईयर पे मंथ कौन सा था, लाइक अगस्त, और फिर ईयर कौन सा था ये मुझे चेक करना हो। डी एफ डॉट इज नल डॉट सम भी कर लेते हैं, तो डेटा सेट में कोई नल वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पूरे के पूरे डेटा के अंदर एक ट्रेंड देखना है क्या हो रहा है। तो अगर मैं ट्रेंड देखूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने सबसे पहले सिंबल्स इज इक्वल्स टू टी एफ सिंबल्स डॉट यूनिक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट बनेगी सिंबल्स नाम की, और उस सिंबल्स नाम की लिस्ट में फेसबुक, ट्विटर और इस तरह से सारी जो 5 कंपनीज है उनका नाम आ जाएगा। यूनिक लिखा हुआ है तो रिपीट रिपीट नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, हम नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू डी एफ। डी एफ के अंदर मैं जाऊंगा, सिंबल मेरा सिंबल के बराबर हो, पहले फेसबुक के बराबर होगा, फिर ट्विटर के बराबर, फिर ईटीएसवाई के बराबर। ग्रुप बाय मैंने किया हुआ है ईयर। तो होगा यूं कि जैसे फॉर सपोज मैंने पहले लिखा एफ बी, तो ग्रुप बाय ईयर हो गया। तो एफ बी 2012, और इसी तरह से एक और रो बनेगी एफ बी 2013, इसी तरह से एफ बी 2014। और फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एडजस्टेड क्लोज डॉट मीन। तो जहां जहां पे भी ईयर के कॉलम में 2012 था तो वो सारी रोज लोड होंगी, और फिर उन सारी रोज का मीन लूंगा मैं, और मीन निकाल के मुझे एक एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी, तो मेरे को मैं वहाँ वो लिख दूंगा। इसी तरह से मेरे पास 10 साल का डेटा है, तो 10 वैल्यूज आएंगी एफबी के लिए, 10 वैल्यूज आएंगी ट्विटर के लिए, इसी तरह से हर स्टॉक के लिए मेरे पास 10 वैल्यूज आएंगी। तो इसको मैं रन करता हूँ अगर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें नीचे, तो इन कंपनीज में एज सच कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रॉपर ग्रोथ नजर नहीं आ रही। पर फेसबुक के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, ट्विटर में भी आ रही है, कि 2012 से जो फेसबुक के स्टॉक्स हैं तो वो बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। और फिर डिक्लाइन आया 2020 के बाद। 2020 के बाद ये हो सकता है, इसके लिए बहुत रीजंस हो सकते हैं। खैर, हम उसको देखेंगे बाद में। बट ईटीएसवाई का जो ट्रेंड्स हैं वो भी ऊपर गया, सॉरी ट्विटर का डिक्लाइन हुआ है, ईटीएसवाई के ट्रेंड्स ऊपर गए। ट्विटर के क्यों नीचे गए हैं ये आपको पता होगा, ट्विटर की इंस्टेबिलिटी की वजह से, और बहुत सारी इसमें रीजंस हैं। तो स्टॉक की प्राइस इतनी बड़ी नहीं, बट फेसबुक की सबसे ज्यादा अच्छी जा रही है, तो हम फेसबुक को ही कंसिडर करते हुए अपनी स्टडी करेंगे। अब मैं अपने सर्च एरिया को थोड़ा सा बाउंड कर दूंगा, 2020 के बाद स्टॉक्स की कंडीशंस देखूंगा सिर्फ। ठीक है। तो इस बार मैंने किया हुआ है दो चीजें, कि सिंबल तो फेसबुक हो तो फेसबुक को लोड करना, पर इस बार क्या करना कि ईयर की वैल्यू जरूर देखना कि वो 2020 से ज्यादा होनी चाहिए। और फिर ग्रुप बाय मंथ करना है इस बार, मतलब कि 2020 के बाद मेरे पास जो भी डेटा बचेगा मैं उसे मंथ के हिसाब से ग्रुप बाय कर दूंगा, लाइक अगस्त, सितंबर, इस तरह से। और फिर अगस्त के अंदर फेसबुक की जितनी सेल्स हुई, सितंबर में जितनी हुई, इसी तरह से ट्विटर के लिए भी मैं वही चीज करूंगा। तो इस चीज का जब मैं विजुअलाइज करता हूँ ना, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो फेसबुक का ये जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से कि $267 से वो गिरा थर्ड मंथ में, और उसके बाद फिर वो उठता चला गया 8 मंथ तक, फिर वो अच्छा गया, फिर 10th मंथ में फिर डिक्लाइन हुआ, फिर स्टेबल रहा। लेकिन जो एवरेज देखा जाए तो फेसबुक का स्टॉक चढ़ा है गिरने के बजाय। एटीसीएल का स्टॉक भी ऊपर गया है, और वो तो लीनियर तरीके से ऊपर गया है, कोई इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड एज सच नहीं आया खास। बट सारे स्टॉक्स दूसरे जो नीचे हैं वो बिल्कुल स्टेबल है, मतलब उनमें कोई इतना इंक्रीज भी नहीं आ रहा, कोई इतना डिक्रीज भी नहीं आ रहा, $1-2 का फर्क आ रहा है। तो इन पे स्टडी करने का इतना फायदा भी नहीं है। हम आ जाते हैं इस पे। तो इस बार मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम बनाऊंगा मंथ ईयर के नाम से, लाइक अगर अगस्त का महीना है तो वो कौन से ईयर का है, 2012 का अगस्त है, 2016 का है, 2013 का है, तो इसके लिए मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा मंथ ईयर। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो ये वो कॉलम बन चुका है, 2012, 2012, 5, इस तरह से। अब मैं इसमें एक नई चीज करूंगा, मैं ये कहूंगा कि 2021 के 10वें महीने के बाद। ठीक है। अब क्योंकि डेटा सेट जो होता है ना उसमें कॉलम्स जो होते हैं वो मंथ और ईयर्स के हिसाब से होते हैं। अब मुझे किसी सेलेक्टिव मंथ के हिसाब से देखना है, मैं चाहता हूँ अगस्त ऑफ 2021, तो मुझे फिर इसके लिए मंथ ईयर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर मंथ ईयर का कॉलम बनाते हैं, उसमें मैंने एक सर्च बाउंड कर दिया कि 2021 से लेकर 10th मंथ ऑफ 2021, मतलब अक्टूबर। ठीक है। तो वहां से मैं अपना सर्च एरिया स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं फेसबुक को देखूंगा कि उसके अंदर क्या हुआ है। तो
तो अगर आप ये ग्राफ देखें, इस बार मैंने स्टॉक सिर्फ दो ही रखे, फेसबुक और ट्विटर, एटीएस एस वाई। सो यहाँ पे देखें 2021 से 2022 के फोर्थ मंथ तक, तो आप देखें फेसबुक ऐसे ऐसे गया, फिर नीचे गिरा, फिर वो उठने लग गया। ठीक है, और पीछे भी हमने प्लॉट करके देखा था, तो ओवरऑल समरी में इतना अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। तो पर यहाँ पे देखें तो $350 से फेसबुक ने तकरीबन स्टार्ट किया, और जो लास्ट रीड है उसमें वो 245 तक वो जा रहा है। और जो एटीएसवाई के स्टॉक्स हैं वो बहुत ऊपर गए 12 तक, फिर उसके बाद वो ड्रास्टिकली नीचे गिरने लग गए। तो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे फेसबुक के लिए। अब फेसबुक के हम ना सिर्फ 15 डेज का डेटा मैंने एक रेंज बना के रख दिया कि इन 15 डेज में फेसबुक के वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, इस बार मैंने वॉल्यूम के हिसाब से ग्रुप बाय किया, तो आप देखें वॉल्यूम जो है फेसबुक का वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी ट्रेड्स लग रही हैं। लाइक 675 लिखा हुआ है, तो हो सकता है 675,000 ट्रेड्स हो रही हैं शेयर्स की एक दिन में। अब वॉल्यूम के ना दो रिलेशन हो सकते हैं। वॉल्यूम कभी कभी डायरेक्टली रिलेटेड होता है स्टॉक की प्राइस के साथ, कभी कभी वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर मैं आपको रीजन समझा देता हूँ। स्टॉक के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड तब होता है जब कोई गुड न्यूज आती है, तो स्टॉक की ट्रेडिंग भी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा शेयर्स बाय सेल होने लग जाते हैं, और जो प्राइस है ना वो भी बढ़ती है अगर कोई गुड न्यूज आ रही है। लाइक मेटा ने बोला कि हम इंस्टाग्राम लॉन्च कर रहे हैं, या मेटा ने बोला हम कोई सबमरीन डेवलपमेंट कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी। तो उसकी वजह से, गुड न्यूज की वजह से हो सकता है कि डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए। और इन्वर्सली रिलेटेड में क्या होता है कि स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके पीछे जो प्राइस होती है ना वो कम हो जाती है। और प्राइस कम क्यों होती है? किसी बैड न्यूज की वजह से। लाइक फॉर सपोज ट्विटर का सीईओ, एक्स जैसे कंपनी है अभी, उसका सीईओ एलन मस्क है, अगर वो चेंज हो जाए तो स्टॉक की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि उस सीईओ पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो इस वजह से, इस बैड न्यूज की वजह से ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, हर इन्वेस्टर के पास जो शेयर होंगे वो निकालने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में अपने सारे शेयर सेल पे लगा देगा। तो इस वजह से प्राइस तो गिरेगी, प्राइस नहीं बढ़ेगी, बट शेयर्स का ट्रेड बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम के दो तरह के रिलेशंस होते हैं। अब हम फेसबुक में देखते हैं कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है या डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये प्लॉट आपने देख लिया, अब हम वॉल्यूम का भी देख लेते हैं 15 दिनों में प्राइस के साथ क्या हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो फेसबुक की प्राइस ऊपर से नीचे हुई है और फिर गिरने लग गई है। और अगर आप वहीं पे वॉल्यूम को देखें, तो वॉल्यूम गिरा है, लेकिन फिर वो बढ़ रहा था यहाँ तक, और फिर वो गिरने लग गया, फिर बढ़ने लग गया। बट आप इसमें यहाँ पे देखें तो एक वीक काइंड ऑफ आपको रिलेशन नजर आ रहा होगा कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो प्राइस गिर रही है। ठीक है, ये देखें स्टॉक बिल्कुल नीचे जा रहा है, प्राइस गिर रही है, पर ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे को रिलेशन प्लॉट करके देखा, तो मुझे पता चला कि जो फेसबुक का एडजस्टेड क्लोज का कॉलम है और जो वॉल्यूम का कॉलम है, उसमें -0.2 का रिलेशन है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगी, प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो फेसबुक का स्टॉक इनवर्स तरीके से चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करके और प्रिडिक्टिव मॉडल बनाऊंगा जो स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करके देगा। अब इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सिर्फ ये लिखा कि मुझे सिर्फ फेसबुक का डेटा चाहिए, तो मैंने डेटा फ्रेम को क्लीन कर दिया एक तरह का। ठीक है, अगर मैं सिर्फ डीएफ आपको प्रिंट करके दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ 2488 रोज हैं, और सब में सिर्फ फेसबुक का स्टॉक है ऊपर से नीचे तक। तो सिर्फ फेसबुक का ही मैंने डेटा निकाला। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, नई चीज यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज बनाऊंगा, प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज का कॉलम। प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज का कॉलम अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं ना, तो यहाँ पे देखें ये ना एक एक स्टेप ऊपर शिफ्ट होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक मुझे चेक करना है कि आज स्टॉक की वैल्यू 33 है, तो नेक्स्ट डे पे क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो होगा यूं कि जैसे 1 जैन को प्राइस जो थी ना, 1 जैन से नहीं लेते, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ पे, और ये देखें वही चीज यहाँ पे एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 28.19 लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गई। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ 31.9 लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे 33 लिखा हुआ है, वही चीज आगे एक स्टेप शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या चीज कर रहे हैं, हम एक एक स्टेप डेटा को पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन भी दिखा देता हूँ आपको ऊपर। ठीक है, अगर मैं डीएफ को अब काइंड ऑफ इस तरह से प्रिंट कराऊं कि मैं सिर्फ इन दो कॉलम्स को प्रिंट कराऊं, प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज, और यहाँ पे एडजस्टेड क्लोज। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप मैंने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आप देखें प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज में जो आज की वैल्यू है, मतलब 2 जनवरी की, वो यहाँ की प्रेडिक्टेड वैल्यू है।
इस तरह से हम प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रेडिक्टिव कॉलम नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं जो पिछले दिन की वैल्यू है वो अगले दिन की जो वैल्यू है वो पिछले दिन के लिए प्रेडिक्शन हो सकती है। मतलब अगर आज के दिन 38 है तो उसके लिए प्रेडिक्शन 34 होगी। अगर सेकंड डे को 34 है तो अगले दिन 31 होगी प्रेडिक्शन। और फिर यहाँ पे 31 तो ये 32, ये मेरा प्रेडिक्शंस का कॉलम है। समझने एक तरह से मैंने एक प्रेडिक्शन का कॉलम खुद से बना दिया। ठीक है, ये चीज करनी पड़ती है टाइम सीरीज के डेटा में, क्योंकि हमारे पास प्रेडिक्शन का कॉलम नहीं होता। आगे चलते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे एक और चीज की है ऊपर। मैंने इस बार दो कॉलम्स कंसिडर किए हैं। एक तो प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज को मैं डेटा के अंदर डालूंगा और वॉल्यूम को। और एडजस्टेड क्लोज मैंने जैसे आपको बताया वो प्रिडिक्शंस का आंसर है, तो मैंने उसको वाई में डाल दिया। अब क्योंकि एक ही कॉलम था, उसी से प्रिडिक्शन भी करनी है, उसी से ट्रेनिंग सेट भी बनाना है, टेस्टिंग सेट भी बनाना है, तो उसी के अंदर मैंने ये लॉजिक अप्लाई करके प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज बना दिया। और यही लॉजिक इस्तेमाल होता है जब आप लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन के मॉडल्स अप्लाई करेंगे फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ। अगर अब मैं एक्स प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने वॉल्यूम को और प्रीवियस एडजस्टेड क्लोज को साथ रख दिया। दो फीचर्स रख के चलूंगा तो इजीली मुझे पता चल जाएगा कि प्रेडिक्शंस क्या होती है। ठीक है। अब वाई का कॉलम अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे बना हुआ भी है। ठीक है। वाई का कॉलम तो इसमें देखें, वो जो प्रिडिक्शन की वैल्यूज हैं वो मतलब एक आंसर शीट है एक तरह की। अब मैं क्या करूंगा, डेटा को रैंडमली शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये रिग्रेशन का मॉडल है तो ये टाइम सीरीज पर डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसमें मसला नहीं है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, इस तरह से मैंने किया, रैंडम स्टेट लगाई, मॉडल मैंने लीनियर रिग्रेशन रखा है, मॉडल को फिट करूंगा, प्रेडिक्शंस निकालूंगा, फिर एरर कैलकुलेट करके और आर टू कैलकुलेट करके फिर मैं इधर मैंने लिखा हुआ लेटेस्ट डेटा इज इक्वल्स टू एंट्री डॉट एरे डीएफ डॉट आई लॉक -1। -1 का मतलब ये है कि लास्ट डे पे कॉलम के अंदर इस डेटा फ्रेम में जो लास्ट डे है ना, ये रहा, इस पे मैं चेक करूंगा 231.83 और 2896, ये मेरा वॉल्यूम है। इसके ऊपर जो प्रिडिक्शन का आंसर है वो क्या है, और मैं उसको फिर कंपेयर कर सकता हूँ इसके साथ। अगर ये आंसर आ रहा है तो मतलब मॉडल सही से काम कर रहा है। ठीक है, या देख लेंगे इसको करके। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 223.125। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो 223.3 आ रहा है, तो मतलब 0 पॉइंट सम नंबर्स का एरर हुआ है। तो देखें आर टू स्कोर भी अच्छा आ रहा है, मॉडल का मीन स्क्वायर्ड एरर भी 51 है, मतलब वो इतनी गड़बड़ नहीं कर रहा, +- $51 की गड़बड़ कर रहा है, तो इतनी मैनेजेबल है, मॉडल अच्छे से तैयार हो चुका है। ठीक है। अब इसको अगर मैं प्लॉट करके दिखाऊँ ना आपको, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। खैर, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लू लाइंस हैं ये एक्चुअल प्राइसेस हैं, ये डैश लाइन प्रेडिक्टिव प्राइसेस हैं, और डेटा ने बहुत अच्छी तरह से इसको रीड कर लिया। इसको मैं ओवरफिटिंग भी कह सकता हूँ, बट इसको मैं ओवरफिटिंग क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये टेस्टिंग सेट पे भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और अगर मॉडल टेस्टिंग सेट पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो मतलब वो ओवरफिट नहीं हुआ, वो असल में ही अच्छे से काम कर रहा है। तो ये मेरा आंसर है इसके ऊपर। तो ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है। नीचे मैंने एरिमा अप्लाई किया है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ तक है, मैंने सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा, इस पे ज़रूर काम करके देखें। लीनियर रिग्रेशन एक बहुत बेसिक मॉडल है जो बहुत ज़रूरी इसमें इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंस के अंदर। ठीक है। थैंक यू।